Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 1, the medieval period. Students, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till here means this topic, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with historians problem. अब क्या प्रॉब्लम हो गई थी भाई हमारे historians को? देखो बच्चा, उस टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी। ये जो आज आप बुक पढ़ रहे हो, ये किसी ने लिखी थोड़ी नहीं हुई है, प्रिंट हुई है ना। तो उस टाइम में मिडवॉल पीरियड में बच्चा कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। तो जितने भी इंडियन पेपर डॉक्यूमेंट थे उस टाइम के, वो क्या थे बच्चा? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। ऑफन स्क्राइब्स, स्क्राइब्स किसको बोलते थे बच्चा? पीपल हु वर एम्प्लॉयड टू कीप रिकॉर्ड, वो व्यक्ति जिसको रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बैठाया गया है, उसको बोलते थे स्क्राइब। स्क्राइब कौन होते थे बच्चा? स्किल्ड राइटर्स। स्क्राइब्स कौन होते थे? स्किल्ड राइटर्स। आई बात समझ में? तो स्क्राइब्स जो स्किल राइटर्स थे, उनका काम था मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखना, क्योंकि उस टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी। ये लोग क्या करते थे बच्चा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बनाते थे। देखो, जैसे सपोज करो एक बार एक डॉक्यूमेंट लिख गया, अब इस डॉक्यूमेंट की बार बार कॉपी बनती जाएंगी। बहुत सारे स्क्राइब्स होंगे जो इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करेंगे। सम स्क्राइब्स ऑल्सो पुट इन देयर ओन लैंग्वेज देयर ओन थॉट ऑन द सब्जेक्ट। कई बार क्या होता, लिखते लिखते जो स्क्राइब होता वो अपने ही थॉट्स लिखने लग जाता, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपनी लैंग्वेज लिखने लग जाता। ऑल दिस ग्रेजुअली चेंज द ओरिजिनल टेक्स्ट। अच्छा, ओरिजिनल टेक्स्ट जो था उसमें धीरे धीरे करके चेंज आने लगी। क्यों चेंज आने लगी बच्चा? जब मैं इसको कॉपी करने के लिए बैठी तो मैंने कॉपी करते करते कुछ चेंजेस कर दिए, अपने थॉट्स को इंक्लूड कर दिया, अपनी लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया। इस तरीके की जो सेकेंड कॉपी बनी वो फर्स्ट कॉपी की एग्जैक्ट कॉपी नहीं थी, उसमें कुछ चेंजेस थे। हिस्टोरियंस हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चेंज डॉक्यूमेंट। अब बच्चा, हिस्टोरियन को इन्हीं चेंज डॉक्यूमेंट से क्या करना है? इन्फॉर्मेशन लेना है। उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो मिला नहीं है, तो हिस्टोरियंस की ये परेशानी हो जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है जब वो जितने भी अवेलेबल वर्जन्स हैं उनको पढ़ते हैं, क्रॉस चेक करना पड़ता है। ठीक है, क्रॉस चेक क्यों करना है? ए स्क्राइब ने लिखा, कुछ बी स्क्राइब ने लिखा, कुछ तो पहले तो इन दोनों को पढ़ो, फिर क्रॉस चेक करो भाई कि वो इन्फॉर्मेशन सी की बुक में भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। 3 4 5 स्क्राइब्स ने अलग 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 अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिख दिया है। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है जब आप हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं बच्चा, जितने भी अवेलेबल वर्जन्स हैं उनको केयरफुली रीड करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कंटेंट को अगेंस्ट द डिपेंडेबल एविडेंस। उस टाइम का जो भी एविडेंस अवेलेबल होगा उसके थ्रू वो उसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज का प्रॉब्लम। जितने भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स थे, है ना, उनमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है बच्चा, वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थे। द स्पेलिंग्स, मीनिंग ऑफ वर्ड, द ग्रामर, इवन द स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड। स्क्रिप्ट तक चेंज हो गई है। वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग और ग्रामर की तो बात ही छोड़ दो। स्पेलिंग पहले अलग लिखते थे, अब अलग लिखने लगे हैं। मीनिंग्स अलग हो गए हैं। ग्रामर में भी बहुत सारी चेंजेस आए। स्क्रिप्ट भी अलग हो गई है। तो हिस्टोरियन के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है इन सारी चीज़ों को समझना। हिस्टोरियंस कांट रीड सम ऑफ द डॉक्यूमेंट बिकॉज दे आर अनेबल टू रीड द स्क्राइब हैंड राइटिंग। कई बार देखो, हर बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, कुछ लोग बहुत गंदा भी लिखते हैं, है ना। तो कुछ स्क्राइब्स थे जिन्होंने गंदा गंदा लिख दिया है, उस लेजिबल ही नहीं लिखा है, तो अब उसको पढ़ ही नहीं पा रहे। उनकी हैंड राइटिंग में क्लीनलीनेस नहीं थी, क्लीन नहीं थी हैंड राइटिंग, लेजिबल नहीं थी, तो अब वो स्क्राइब की राइटिंग को पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट अब किसी काम की हमारे नहीं है। 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ठीक है, किस तरीके से जो टर्म्स हैं उनका जो मीनिंग है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता गया है। सो स्टूडेंट, अब हम वो 2 एग्जाम्पल देखेंगे जिनकी मीनिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये जो टर्म है मलेच्छा वॉज यूज ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड फॉर ऑल नॉन आर्यन। जितने भी नॉन आर्यन लोग थे बच्चा, उनके लिए जो वर्ड यूज़ होता था वो था मलेच्छा।
इंक्लूडिंग हिल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जितने भी हिल पे रहने वाले लोग थे, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उन सबको क्या बोला जाता था? मिलेच्छा। जितने भी नॉन आर्यन है उनको क्या बोला जाता था? मिलेच्छा। पर जब मिडवल पीरियड आया तो ये टर्म सिर्फ फॉरेनर्स के लिए यूज़ होने लगा जिनका कल्चर थोड़ा सा हमसे डिफरेंट था। फ्रॉम किंग टू अनटचेबल्स, ठीक है, किंग से लेके अनटचेबल्स तक वो लोग जो फॉरेनर्स हैं या कल्चरली डिफरेंट हैं, बाद में उन्हें मलेच्छा कहा जाने लगा। पहले नॉन आर्यंस को कहा, फिर फॉरेनर्स को कहा। ग्रेजुअली सम मलेच्छा वर एब्जॉर्ब्ड इनटू वर्ण, फिर मलेच्छा को किस में एब्जॉर्ब कर लिया बच्चा? वर्ण सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में। द टर्म केम टू बी अप्लाइड टू मीट ईटिंग पीपल, फिर मलेच्छा किसके लिए यूज़ होने लगा? उन लोगों के लिए जो मीट ईट करते हैं, मीट ईटर हैं, ठीक है। दोज हु डिड नॉट ऑब्जर्व कास्ट रूल, जो कास्ट रूल को नहीं मानेंगे, जो मीट खा रहे होंगे, उन्हें मलेच्छा बोलेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट, तो जो वर्ड मलेच्छा था पहले यूज़ हुआ नॉन आर्यंस के लिए, फिर मलेच्छा यूज़ हुआ फॉरेनर्स के लिए, फिर मलेच्छा यूज़ होने लगा मीट ईटर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो बेटा अब हिस्टोरियन को बड़ी समस्या हो गई कि इस मलेच्छा का मीनिंग वो निकालें क्या? फॉरेनर बोले, मीट ईटर बोले या नॉन आर्यन बोले? तो भाई हिस्टोरियन की परेशानी भी समझनी चाहिए। चलो, फिर इसी तरीके का दूसरा वर्ड है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अराउंड द 3rd सेंचुरी एडी, जब 3rd सेंचुरी एडी थी तो जो सदर्न पार्ट इंडस प्लेन का, उसे हिंदुस्तान कहा गया। इंडस प्लेन के सदर्न पार्ट को हिंदुस्तान कहा गया। ससानियंस ऑफ पर्शिया, पर्शिया के कौन बचा? पर्शिया का करंट नेम है ईरान, पर्शिया का करंट नेम है ईरान, ठीक है। तो ईरान में जो लोग थे ससेनियंस, उनका एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उससे पता चला है कि भाई इंडस के साउथ के एरिया को हम हिंदुस्तान बोलते थे। रूल्ड ओवर दिस रीजन, ठीक है, वो जो पर्शिया पे रूल करते थे। अगर हम अर्ली मिडवल पीरियड की बात करें तो अरब का मानना था वो लैंड जो इंडस से लेकर गंगा यमुना दोआब तक है उसे हम हिंदुस्तान बोलते हैं। पहले ससानियंस ने क्या बोला? हिंदुस्तान है इंडस रिवर के साउथ का एरिया। फिर जब अर्ली मिडवल पीरियड आया तो कहा गया कि इंडस गंगा यमुना दोआब के बीच की जो ज़मीन है उसे हम हिंदुस्तान बोलेंगे। फिर एक और बात आई, दे आर कॉल्ड इट सिंधु, पीपल हिंदू ड्राइव फ्रॉम द नेम सिंधु और इंडस, ठीक है। और बच्चा उसको वो क्या बोलते थे? हिंदू। हिंदू कहाँ से आया है? सिंधु और इंडस रिवर से, ठीक है। इन द लेटर मिडवल पीरियड, फिर जब बाद वाला लेटर मिडवल पीरियड आ गया उस टाइम हिंदुस्तान और हिंद का मतलब था पूरा इंडिया एक्सेप्ट द एक्सट्रीम साउथ, सिर्फ एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दो, उसके अलावा पूरा इंडिया क्या बन गया बच्चा? हिंदुस्तान, ठीक है। आज हमारी कंट्री को हिंदुस्तान बोलते हैं। तो अब हिस्टोरियन के सामने एक और प्रॉब्लम है, पूरी कंट्री को भी हिंदुस्तान बोलते हैं, फिर एक टाइम में पूरी कंट्री को हिंदुस्तान बोलते थे, सिर्फ साउथ को हिंदुस्तान नहीं बोलते थे। फिर एक टाइम में गंगा यमुना दोआब, इंडस रिवर से लेके गंगा यमुना दोआब तक का पीरियड हिंदुस्तान था। फिर एक टाइम में ससानियंस बोलते थे, सिर्फ इंडस रिवर के साउथ का एरिया हिंदुस्तान है। तो बात समझ में आई? अब इस हिंदुस्तान का मीनिंग इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि हिस्टोरियन को बहुत मुश्किल आती है किसी भी बात के इंटरप्रिटेशन को करने में, क्योंकि वर्ड बदल रहा है, उसका मीनिंग बदल रहा है, मीनिंग के साथ साथ कई बार स्क्रिप्ट तक चेंज हो जा रही है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जब मिडवल पीरियड चल रहा था स्टूडेंट, तब बहुत सारे न्यू सोशल ग्रुप्स बने। सम ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्सो बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, कुछ ग्रुप्स पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। उसमें से कुछ थे राजपूत, क्या थे बच्चा? राजपूत। हु वर वॉरियर्स ऑफ राजस्थान, राजपूत कहाँ से आए बच्चा? राजस्थान के वॉरियर थे। एंड इट सराउंडिंग एरिया, राजस्थान के सराउंडिंग एरिया से बहुत पावरफुल, पॉलिटिकली पावरफुल मस्कुलिन पावर के साथ कौन आए बच्चा? राजपूत। कहाँ से? राजस्थान से। फिर सिख आए, हु वर अ रिलीजियस ग्रुप ऑफ पंजाब, राजस्थान के राजपूत, पंजाब के सिख, हरियाणा के जाट जो कि बेसिकली फार्मर थे, अहोम्स हु कनकर्ड द रूल्ड असम, हु कनकर्ड एंड रूल्ड असम, जिन्होंने अहोम्स ने असम को जीता और फिर उसके ऊपर रूल किया। उसके बाद मराठा, हु वर द वॉरियर ऑफ महाराष्ट्र। देखो मराठा से महाराष्ट्र ईजी है,
बस ये याद रखना कि जो अहोम थे उन्होंने असम को जीता और असम के ऊपर रूल किया। जाट हरियाणा के यहाँ मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा। पंजाब के सिख हैं, ये भी आपको पता होगा। और एक बात याद रखना, राजस्थान से थे राजपूत। ये सब न्यू क्लास के रूप में उभरे। अब बेटे ये जो नए सोशल ग्रुप आए थे, भले ही वो जाट हो हरियाणा के, सिख हो पंजाब के, या राजस्थान के राजपूत, ये जल्दी ही किसका पार्ट बन गए बच्चा? कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए, कास्ट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गए। ये जो राजपूत थे, ये जो हमेशा से चाहते थे कि हमें लोग हीरोइक बोलें, नॉवल बोलें, ठीक है, लड़ने को हमेशा रेडी रहते थे, उन्हें क्षत्रिय वॉरियर कास्ट में मिला लिया गया। किस में मिला लिया गया? क्षत्रिय वॉरियर, क्योंकि इनका काम भी क्या ही होता था बच्चा? सेव करना, कंट्री को, एरिया को सेव करना, लड़ाई करना, वॉर करना। वॉरियर कास्ट स्टेटस, तो राजपूत ने क्या ले लिया बच्चा? वॉरियर कास्ट स्टेटस। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होता गया, ट्रेड का एक्सपांशन होता गया बच्चा, वैसे वैसे क्या बने? वेल्दी लैंड ऑनर्स, ट्रेडर्स, इनको भी एक ऊंचा सोशल स्टेटस मिलने लग गया। जिसके पास जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया होता, जितना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होता, वो उतना वेल्दी हो गया, और वेल्दी होने के साथ साथ उसका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ गया। विथ एग्रीकल्चर एक्सपांड्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, tribal herders, and even some outcasts took to cultivation and were absorbed into Shudra caste. बेटा जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता गया, एग्रीकल्चर बढ़ता गया, उसके साथ जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो फॉरेस्ट में घूमते रहते थे, ट्राइबल थे, हर्डर्स थे, चरवाहे थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जो फॉरेस्ट एरिया में रहती थी, उन लोगों ने भी, और कुछ और भी आउटकास्ट लोग, उन लोगों ने भी कल्टीवेशन को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद अपने आप को अब्जॉर्ब किया शूद्र कास्ट में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र सबसे नीचे है ना, जो मीनियल जॉब्स करने वाले होते थे वो होते थे। तो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो किसके अंदर आ गई बच्चा? शूद्र कास्ट के अंदर आ गई। सम पीपल टुक न्यू प्रोफेशन बिसाइड्स देयर ट्रेडिशनल, कुछ लोगों ने जो उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसको छोड़ के नए प्रोफेशन ले लिए। जैसे फॉर इंस्टांस, two Brahmins were the highest caste. Some Brahmins entered lower caste professionals like agriculture, trade and craft. वैसे तो ब्राह्मण्स का काम क्या था कि वो पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे, प्रीस्ट का काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे। हाईएस्ट कास्ट थी, पर धीरे धीरे बच्चा ये भी एग्रीकल्चर करने लगे, ट्रेड करने लगे, क्राफ्ट करने लगे, और लोअर कास्ट में आ गए। नाउ जातीज, जैसे जैसे नए प्रोफेशन आने लगे बच्चा, तो नए प्रोफेशन के साथ सब कास्ट का ओरिजिन हुआ, और उसे क्या कहा जाने लगा बच्चा? जाति। देखो नए प्रोफेशंस आएंगे, नए प्रोफेशंस आएंगे तो लोग नए नए काम करेंगे। तो फिर जो एक मेजर कास्ट थी, उस मेजर कास्ट के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने नई चीज़ों को लेना स्टार्ट किया, तो वो क्या बन गई? उनकी सब कास्ट। क्या बन गई? सब कास्ट। ठीक है बात। जैसे बेसिकली तो 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर कुछ ब्राह्मण्स ने कुछ और काम करने स्टार्ट कर दिए, कुछ क्षत्रिय ने कुछ और काम करने स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हो गई बच्चा? इनकी क्या बनने लग गई? सब कास्ट बनने लग गई। क्या बनने लग गई? सब कास्ट। जाति कंसिस्टेड ऑफ पीपल हु वर इन द सेम प्रोफेशन। देखो सेम प्रोफेशन के लोगों की एक जाति बन गई। एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कायस्थ। क्या? कायस्थ। कायस्थ कौन थे बच्चा? सब कास्ट ऑफ स्क्राइब। कायस्थ कौन थे? स्क्राइब के सब कास्ट। जो कायस्थ थे उनका एक प्रोमिनेंट रोल आया सोसाइटी में, क्योंकि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप रिकॉर्ड रखोगे। क्या करोगे? हर चीज़ का रिकॉर्ड रखोगे, और धीरे धीरे ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बना। तो इस पैराग्राफ से आपको यही लर्न करना है बच्चा, जैसे जैसे नए प्रोफेशन आते गए तो सब कास्ट एग्जिस्टेंस में आई। सब कास्ट को ही हमने क्या बोला? जाति। एक जाति के लोगों से मतलब है जिनका सेम प्रोफेशन हो। प्रोमिनेंट अमंग द जातीज दैट एमर्ज वर कायस्थ। कायस्थ बहुत ही प्रोमिनेंट जाति बन के उभरी। ये स्क्राइब्स की सब कास्ट थी, जिनका काम था रिकॉर्ड मेंटेन रखना। जाति के अपने रूल्स थे, रेगुलेशंस थे। इन्हें इनकी ही जाति के, इनके ही प्रोफेशन के जो एल्डर लोग होते थे वो एडमिनिस्टर करते थे।
Besides, all the jatis had to follow the civic rule. देखो, आपको रूल्स और रेगुलेशन अपनी जाति के तो फॉलो करने ही हैं, पर इसके अलावा जितने भी सिविक रूल्स हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के, विलेज के, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक कोई बात. नाउ इंटरेक्शन विथ फॉरेनर. फॉरेनर से इंटरेक्शन कैसा था बच्चा? बातचीत होती थी, ट्रेड करते थे, नहीं करते थे, वो पढ़ेंगे हम. बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स प्रॉस्परसिटी, जो प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, जो प्रॉस्पर सिटीज़ थी उनमें फॉरेन ट्रेडर्स सेटल हो गए, रहने लग गए. विच ग्रू अलॉन्ग द इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन. ये जो इंडिया की कोस्ट लाइन है बेटा, इस पे बहुत सारी प्रॉस्पर सिटीज़ डेवलप कर गई, बन गई, और इन पे आके बहुत सारे फॉरेनर्स सेटल हो गए. दे ब्रॉट अलॉन्ग देयर, क्या लेके आए वो अपने साथ? अपने रिलीजियस बिलीफ, अपने जो उनकी धार्मिक सोच थी वो लाए, सोशल कस्टम लाए, कस्टम ट्रेडिशंस, पल्ला लेना है नहीं लेना है, फिर आपको मतलब आपकी सोसाइटी में पर्दा सिस्टम चलता है नहीं चलता है, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, वो सोशल कस्टम लेके आए. क्राफ्ट लेके आए अपने साथ, टेक्नोलॉजीज़ लेके आए, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल भी लाए. जैसे कि बच्चा, इंडिया में जो सेरिकल्चर था, सिल्क कल्चर था, वो कहाँ से आया बच्चा? चाइनीज़. फॉर इंस्टांस, इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस टू चाइनीज़ सेरिकल्चर प्रोडक्शन बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म एंड लिचीज़. तो इतनी सारी चीज़ें चाइना से आ गई. सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क प्रोडक्शन बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म. व्हाट इज सेरिकल्चर? सिल्क प्रोडक्शन बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म. सिल्क के कीड़ों को रख के उनसे सिल्क बनाना सेरिकल्चर है. लिचीज़, पर्शियन वाटर बील, ये सब हमने कहाँ से? चाइना से सीखा. टर्क अपने साथ क्या लेके आए बच्चा? प्लम्स, पीचेस, एप्रिकोट, मेलन्स, ऑरेंज, लेमन. ओ माय गॉड, ये सब भी बाहर से आए. टर्क्स हमारे अपने साथ क्या लेके आए? प्लम, पीच, एप्रिकोट, मेलन्स, ऑरेंज, लेमन. पोर्तुगीज अपने साथ लाए पटैटो. बच्चा पटैटो नहीं होता तो कहाँ से होता? सैंडविच, बर्गर की आलू टिक्की, समोसा. तो थैंक यू बोलो पोर्तुगीज को कि वो आए और अपने साथ पटैटो ले आए, टमाटो केचप जिसके बिना भी जीवन अधूरा है, और चिली. ये सब चीज़ें कौन लाए? पोर्तुगीज. फिर से देखें, चाइनीज़ लाए सेरिकल्चर, लिचीज़, ये हमने चाइना से सीख लिया. टर्क लाए प्लम, पीच, एप्रिकोट, मेलन, ऑरेंज, और पोर्तुगीज पटाटो, टमाटोज, चिली. All the new religions. हिंदुज़म वेंट थ्रू सम चेंजेस. हिंदुज़म में भी बहुत सारे चेंजेस आए मिडवल पीरियड में. नई नई डाइटीज़ आने लगी, जिनकी पूजा होने लगी, नए नए भगवान आने लगे. The absorption of some tribal and forest group into Hindu society brought some tribal idea of worship. देखो, बहुत सारे ट्राइबल जो थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, उन्होंने भी हिंदुज़म को अडॉप्ट किया. तो बच्चा, वो भी अपने साथ उनका जो ट्राइबल आइडिया था वर्शिप का लेके आ गए. ठीक है. बिल्डिंग टेम्पल्स टू देयर गॉड एंड गॉडेसेस. फिर लोग अपने भगवान, अपने देवी देवताओं के लिए टेम्पल्स बनवाने लग गए. ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो गई किसके बीच में? हिंदू रूलर्स. हर हिंदू रूलर जिस भी गॉड या गॉडेस को वो मानता था, उसका मंदिर बनवा देता था. द डाइटीज वर्शिप्ड इन दीज टेम्पल्स ऑफन रिप्रेजेंटेड इन द क्वालिटीज दैट एन आइडल रूलर वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव. बेटा, जिस भी डाइटी की, जिस भी भगवान की वहाँ पर पूजा होती टेम्पल में, वो हमेशा ये दिखाता कि एक आइडियल रूलर से, एक आदर्श राजा से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती थी या होनी चाहिए. रूलर्स पैट्रोनाइज करते थे बच्चा लर्न ब्राह्मण्स को. हर रूलर के कोर्ट में एक ब्राह्मण होता था, लर्न ब्राह्मण, है ना. और वो ब्राह्मण्स टाइम टू टाइम रूलर को गाइड करता था, उसको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देता था, उसके बच्चों को भी कई बार पढ़ा देता था. तो जो किंग होता था वो उनको पैट्रोनाइज करते रखता था. कई बार उनको लैंड, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट करता था. टैक्स फ्री लैंड वो ज़मीन दे देता था जिस पे उन्हें कभी टैक्स नहीं देना पड़ता था. thus many ब्राह्मण्स बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल. और इस तरीके से बहुत सारे ब्राह्मण्स राजाओं से लैंड फ्री, टैक्स फ्री लैंड, बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह लेके टाइम भी बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गए, पावरफुल हो गए. दे यूज़ देयर पावर टू मेक देयर कास्ट रूल. और बेटा, वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए एक टाइम के बाद कि उन्होंने अपनी जातियों के रूल बनाने लग गए.
मतलब उन्होंने अपनी कास्ट के लिए रूल्स बनाए, जो कि धर्म के लिए रूल्स बनाए, कास्ट के लिए रूल्स बनाए, और जो कि बहुत रिजिड थे, उनको चेंज करना इतना आसान नहीं था। तो दे यूज़ देयर पावर, उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया वेल्दी और पावरफुल बनने के बाद कास्ट के रूल्स, रिलीजन रूल्स बनाने में। और जो रिलीजियस नॉर्म्स थे बेटा वो बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ करते थे, उनको हम इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते थे। अब बात करेंगे बच्चा हम इस्लाम की। इस्लाम वो रिलीजन है, किसका रिलीजन है बच्चा? मुस्लिम्स का। इस्लाम द रिलीजन ऑफ मुस्लिम, इस्लाम किसका रिलीजन है बच्चा? मुस्लिम का है। ये कहाँ अरोज हुआ, कहाँ राइज हुआ बच्चा इसका? अरेबिया में। ठीक है, कब हुआ? 7th सेंचुरी एडी। कब हुआ? 7th सेंचुरी एडी में। इस्लाम का सेंटर है बच्चा, इनका बिलीव है कि सिर्फ एक ही भगवान है जो है अल्लाह, एंड द टीचिंग ऑफ हिज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद, और इनके जो लास्ट प्रॉफिट थे मोहम्मद। तो बेटा जो इस्लाम का जो सेंटर थीम है या जो सेंट्रल आइडिया वो यही है कि भाई भगवान सिर्फ एक ही हैं जो हैं अल्लाह, और टीचिंग्स वो मानी है जो हमारे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद दे के गए हैं। दीज टीचिंग आर कंटेंट इन द होली बुक कॉल्ड कुरान, और जितनी भी टीचिंग्स प्रॉफिट मोहम्मद ने दी है उसको काय में इंक्लूड कर दिया है बच्चा? कुरान में लिखा गया है, आप कुरान पढ़ सकते हो। प्रॉफिट मोहम्मद की जब डेथ हो गई बच्चा तो खलीफ और हिंदी में बोलते हैं खलीफा, सक्सीडेड हिम एज द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने जो इस्लाम रिलीजन था उसको बहुत ही ज़्यादा क्या किया? स्प्रेड कर दिया बेटा। स्प्रेड जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में उनकी पोजीशन को लेने के लिए, उस पोजीशन को जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन पूरे रिलीजन को साथ में लेके चलना है, उसके लिए एक पोजीशन बनाई गई जिस पोजीशन का नाम था कैलिफ और खलीफा। खलीफा और कैलिफ क्या है बच्चा? मैडम पूछ सकती है व्हाट डू यू मीन बाय कैलिफ और खलीफा, तो क्या बोलोगे? द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। बेटा बाद में जो कम्युनिटी थी प्रॉफिट मोहम्मद की, मुस्लिम, इस्लाम, ये 2 सेक्ट में डिवाइड हो गई, सिया और सुन्नी। जो सिया थे उनका मानना था कि जो मोहम्मद हैं उनका जो सन इन लॉ है अली, वही प्रॉफिट मोहम्मद का ट्रू सक्सेसर है। क्या बात समझ में आई? जो सिया थे, सिया का बोलना ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ हैं वही उनके ट्रू सक्सेसर होंगे। उनका बिलीव था कि कैलिफ, दे बिलीव दैट अ कैलिफ इज़ अपॉइंटेड बाय डिवाइन विल, कैलिफ का अपॉइंटमेंट इच्छा से, डिवाइन इच्छा से होना चाहिए। सुन्नीस का बिलीव था कि जो कैलिफ है शुड बी चूजन बाय द होल कम्युनिटी। तो सिया का कहना ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो सन इन लॉ है, दामाद है, उसी को नेक्स्ट प्रॉफिट बना दिया जाए या कैलिफ बनाया जाए, प्रॉफिट नहीं कैलिफ बनाया जाए, क्योंकि डिवाइन विल, भगवान की इच्छा यही है। पर सुन्नीस का कहना था नहीं, जो कैलिफ हो उसको कम्युनिटी के बीच से चुना जाना चाहिए। Apart from Quran, they follow the Sunnah, custom and law based on the deeds and words of Muhammad. बच्चा देखो ये कुरान को तो फॉलो करते ही हैं, इस्लाम धर्म में मुस्लिम लोग कुरान को तो फॉलो करते हैं, साथ में ये वो डीड्स को भी फॉलो करते हैं, उन कस्टम उन लॉज को भी फॉलो करते हैं जो सुन्ना में लिखे गए हैं। सुन्ना में क्या है बच्चा? वर्ड ऑफ मोहम्मद। अब भैया इस्लाम इंडिया में कैसे आया? तो इसको इंडिया में लाए अरब ट्रेडर्स। लेटर मुस्लिम कनकरर एस्टेब्लिश किंगडम इन इंडिया, फिर बाद में मुस्लिम कनकरर ने इंडिया में किंगडम एस्टेब्लिश कर दी। वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में रूल करने लग गए। उलेमा कौन होते हैं बच्चा? मैडम पूछ सकती हैं हु इज़ उलेमा। तो उलेमा कौन होते हैं बच्चा? एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ। हु इज़ उलेमा? एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ। रिसीव देयर पैट्रोनेज, जो उलेमास थे उनको पैट्रोनेज रिसीव होता था क्योंकि उन्होंने इस्लामिक लॉ की पढ़ाई की होती थी। अमंग द वेरियस स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ के बहुत सारे स्कूल हैं। द हानफी स्कूल बिकम पॉपुलर इन इंडिया, और इंडिया में कौन सा स्कूल पॉपुलर हुआ? हानफी। इट वॉज मेड पॉपुलर बाय टर्किश रूलर, और इसको पॉपुलराइज करने वाले थे टर्किश रूलर। फेथ बेस्ड ऑन डिवोशन, अब कुछ फेथ ऐसे आए बच्चा जो डिवोशन पे बेस करते थे, भक्ति मूवमेंट।
टुवर्ड्स द एंड ऑफ एंशियंट पीरियड के एंड में अराउंड 7th century AD में बहुत सारे हिंदू रिलीजन थिंकर्स आए। कहाँ से? साउथ इंडिया से। और उन्होंने ये जो ब्राह्मण का डोमिनेशन था, रूल्स रेगुलेशन बनाने का अंड बंड तरीका था, रिजिड कास्ट सिस्टम था, उसको चैलेंज करना स्टार्ट किया। उन्होंने स्ट्रेस किया भक्ति पे। भक्ति क्या है बच्चा? पर्सनल डिवोशन टू गॉड। भक्ति क्या है? पर्सनल डिवोशन टू गॉड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मिडिल मैन सच एज प्रीस्ट। साउथ के लोगों का, ये जो रिलीजियस थिंकर थे, उनका मानना था कि प्रीस्ट की क्या ज़रूरत है भाई, हम भगवान से सीधे बात नहीं कर सकते हैं क्या? हमारा पर्सनल डिवोशन टू गॉड ही क्या है? भक्ति है। प्रीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस ही मूवमेंट को क्या कहा गया? भक्ति मूवमेंट। नॉर्थ इंडिया इट बिगेन ओनली अराउंड 13th century। ये साउथ में हो रहा था बच्चा, नॉर्थ इंडिया में ये कब हुआ? 13th century में हुआ। भक्ति मूवमेंट से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए। हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग भक्ति मूवमेंट से अट्रैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मेथड्स थी भगवान से मिलने की, वो बहुत सिंपल थी। ये लोग तो ये भी नहीं बोलते थे कि आपको टेम्पल जाना है। ये लोग बोलते थे घर बैठ के भगवान का ध्यान लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई यजना नहीं, कोई यज्ञ की बात ये लोग नहीं करते थे। कोई प्रीस्ट को ग्रांट देने की बात ये नहीं करते थे। बोलते थे आप सिंपल भगवान को डिवोट करो अपने आप को। उसके बाद आया सूफिज्म। सूफिज्म आया 8th century में। कुछ मुस्लिम्स ने ग्रेजुअली स्टार्ट किया, जो कि हिंदू से, ग्रीक से और बुद्धिस्ट रिलीजियस आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। कुछ मुस्लिम जो हिंदू, ग्रीक और बुद्धिस्ट आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने एक नए धर्म को बनाया, एक नई ब्रांच निकाली, एक नया फेथ निकाला, जिसे हमने धर्म तो नहीं बोलेंगे, एक नया फेथ निकाला जिसे बोलते हैं सूफिज्म। सूफी की जो फिलॉसफी है वो इस्लामिक ही है बच्चा। बिसाइड्स डिवोशन टू वन गॉड, एक गॉड के डिवोशन के बाद ये ब्रदरहुड की बात करती है। आप लोग सब मिलजुल के रहो, इसकी बात करती है। आफ्टर द टर्किश इन्वेजन मेनी सूफी सेंट केम टू इंडिया एंड स्प्रेड देयर फेथ। जब टर्किश इन्वेजन होने लगे तो बहुत सारे सूफी सेंट इंडिया में आ गए और उन्होंने इंडिया में ये सूफीज़म को स्प्रेड किया। सो स्टूडेंट, आई एम इन दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।